प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए? जो ये लास्ट के 2 वीक बचे हैं इसमें क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले वो सॉर्ट कर लेते हैं। देखो अभी तक जो भी स्कोर वगैरह आ रहा है वो तो मतलब एक तरफ है। आई गेस यहाँ के बाद वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। इंपॉर्टेंट रह जाएगा कि इन 2 हफ्तों में, इन 2 वीक्स में हम इस स्कोर को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 2-3 ही चीज़ें हैं जो आपको इन 2 हफ्तों में करनी चाहिए। बाकी तो ठीक है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है बहुत ही मतलब रिवीजन। अब रिवीजन भी किन चीज़ों का, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन सबसे पहले अपने जो भी नोट्स बनाए हैं आपने, ये नोट्स स्टैटिक के हो सकते हैं, ये नोट्स आपके टेस्ट के हो सकते हैं। एक तो इन मतलब मेक श्योर करिए कि इन 2 हफ्तों में कम से कम आप इसके 2 से 3 रिवीजन लगा सकें, ठीक है, इन चीज़ों के। और तीसरा दूसरा, एक तो नोट्स के हो गए, दूसरा एक आपका जो स्टैटिक का हाई यील्डिंग पोर्शन है ना, ये 2 चीज़ों के अगर रिवीजन कर लोगे, 2 से 3 रिवीजन कर लोगे, तो एक तो स्कोर यहीं पे बहुत सारा बढ़ जाएगा। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शायद सबसे क्रूशियल यही है ना। जो चीज़ें नहीं करो उसमें क्या क्या है, एक तो जैसे मतलब ऑब्वियसली न्यू मटेरियल रेफर नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो, है ना। दिस पीडीएफ विल गिव यू 25 मार्क्स, 30 मार्क्स नहीं चाहिए हमें, कोई बात नहीं, ये सब मत करो, है ना। नो न्यू मटेरियल, नो न्यू पीडीएफ्स, एक तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ओवर डू करंट अफेयर मत करना। हद से जितना करंट अफेयर मैंने करा दिया उसको एक बार रिवाइज कर लिया बस बहुत है। एक सेशन में भी लेने की सोच रहा हूँ मैराथन वाला, उसमें पूरा करंट अफेयर करा दूंगा, दैट मच इज इनफ। ओवर डू नहीं करना है इसको, सबसे ज्यादा फोकस आपका इसी चीज पे होना चाहिए। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीवाईक्यूज। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। अब सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कैसे डील करना है चीज़ों को। तो जैसे मान लो सबसे पहले आप पॉलिटी का देखोगे अगर, तो पॉलिटी बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही सिंपल आती है। वो क्या है कि लक्ष्मीकांत के कुछ सर्टेन चैप्टर्स और कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उतना ही रिवाइज करना है और कम से कम 2 से 3 रिवीजन मैंडेटरी है ही है। यहाँ से आगे के 2 हफ्तों में 2 से 3 रिवीजन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के उतने चैप्टर्स के, उतने हाई यील्डिंग एरियाज के मैंडेटरी हैं। इसमें कोई मतलब जो बच्चे निकालेंगे वो करेंगे, मैं ये कह सकता हूँ विद गारंटी कि कम से कम 2 से 3 रिवीजन वो लोग करेंगे ही करेंगे। जैसे 2 रिवीजन कम से कम और 3 तो बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी के हाई यील्डिंग एरियाज के। इकोनॉमी में क्या करना है, जो भी आपने इकोनॉमी का सोर्स ले रखा है, ठीक है, उसमें से 2 ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे और तीसरा कोई क्वेश्चन है ही नहीं इकोनॉमी का। एक तो क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्चुअल, मनी सप्लाई बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। दूसरा आएगा बिल्कुल ही फैक्ट टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो ये फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो। कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड हो गए होंगे, इतना मैं मान रहा हूँ। तो अब जो भी फैक्ट था आपका, जो भी फैक्ट लिखा हुआ था आपके नोट्स में, उसके रिवीजन पे फोकस करना है। दिस इज अनदर सर्टेन एरिया जिससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तीसरा, आई कम टू ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी भाई पक्के से कम 2 से 3 बार रिवाइज करके जानी है, इसको बिल्कुल मत डिच करना। यहाँ से क्वेश्चंस आप वापस से देखोगे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस देखोगे ज्योग्राफी से। दिस इज सुपरबली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे किन चीजों पे ध्यान देना है, देखो ज्योग्राफी में 2-3 तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको डिवाइड कर लेते हैं। एक फिजिकल ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये डिवाइड कर लेते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी इंडिया से और वर्ल्ड से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इंडिया और वर्ल्ड। तो अगर देखोगे आप, तो जो क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से जब भी देखोगे तो जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि भाई जैसे मान लो एक सन टाइप का क्वेश्चन हो गया कि अर्थ रोटेट कर रही है तो क्या हो गया, कोरियोलिस फोर्स ज्यादा है कम है। तो जो भी आपके अभी तक मटेरियल है, जो भी सोर्स है, उसमें से जो ये वाले कॉन्सेप्ट हैं, वाले फैक्ट हैं, प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स, है ना, यही यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। ओशन सैलिनिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा, एटमॉस्फेयर की लेयर्स पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको बस वो जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और फैक्ट है वो रिवाइज करना है। डोंट गो इनटू रिवाइजिंग द एंटायर मटेरियल। जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक फैक्ट दिखे कि अच्छा एस वेव पहले आती है, सॉलिड में जाती है कि नहीं जाती है, लिक्विड में जाती है कि नहीं जाती है, पी वेव कब आती है, ये जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक फैक्ट है, इनको बहुत तेजी से रिवाइज करो। अब नाउ इज नॉट द टाइम टू गो थ्रू द एंटायर बुकलेट एंड द एंटायर मटेरियल। वो बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगी अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए, बहुत ही गलत। द ओनली थिंग नाउ दैट यू शुड बी फोकसिंग अपॉन इज कि किस तरीके से हम फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअल चीजों के पीछे भी कोई ना कोई फैक्ट ही होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि कोरियोलिस फोर्स कैसे काम करती है, तो उसके पीछे भी तो एक फैक्ट ही याद करना है ना, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलेगी अगर विंड जाएगी, तो साउदर्न में कैसे चलेगी अगर विंड जाएगी। तो ये फैक्ट याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी फैक्ट बन के ही आएगा। तो यहां के बाद आपको ज्योग्राफी के जो वो वन लाइनर फैक्ट्स है ना, उनको बहुत ज्यादा रटना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेम नाउ गोज फॉर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या करना है कि भाई जितने भी मान लो मिनरल्स कहाँ मिल रहे हैं, है ना, 2-3 तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। मिनरल्स इंडिया में कहाँ मिलते हैं, सॉइल, क्रॉप्स। तो ये जो कुछ बहुत हाई यील्डिंग एरियाज है ना, इन पे बहुत ही ज्यादा फोकस करने के लिए आने वाले 2 हफ्तों में, मैं वापस से बोल रहा हूँ, और बहुत टफ नहीं है।
5-6 घंटे में पूरी ज्योग्राफी रिवाइज हो सकती है अगर आप हाइल्डिंग एरियाज को बैठ के सिर्फ रिवाइज करोगे तो, सिर्फ उनके फैक्ट्स को रिवाइज करोगे तो इट कैन ईजिली बी डन। बस दिक्कत यही है कि अपने वो जो फोमो वाला उस पॉइंट है उससे बाहर आ जाना है, बिल्कुल ऐसे मोड में आ जाना है कि मेरे को एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा वो मेरे को रिवाइज करना है, दैट इज इट। इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा अब कि आप कितनी बार अपने अपनी बुक रिवाइज कर ली, नहीं, इस चीज से फर्क पड़ेगा कि आपने फैक्ट कितने रट लिए अब यहां से आगे बढ़ते हुए। तो पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट करके इस चीज पे डालो अब आखिरी के 2 हफ्ते में कि फैक्ट मैं कितने रिटेन कर सकता हूँ, फैक्ट कितने रिवाइज कर सकता हूँ। एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट रिवाइज करने की कोशिश करो। 5-6 घंटे में पूरी ज्योग्राफी को कंडेंस करके रिवाइज करना है तो कौन से फैक्ट्स याद रखोगे, कौन से फैक्ट्स रिवाइज करोगे, कौन से कॉन्सेप्ट्स को स्किप करते जाओगे। ये है अब टेस्ट असली, ये करना है अब लास्ट के 2 हफ्तों में। हर दिन कम से कम मतलब इतना डेंसली पैक्ड होना चाहिए कि मैं एक दिन में पूरे 2 सब्जेक्ट निपटा दूं। उस इंटेंसिटी से चलना है, तब जाके एक निपटाओगे, क्योंकि बाकी चीजें भी हैं, टेस्ट है, सी सेट है, फलाना ढिमाका, तब जाके एक सब्जेक्ट निपटा पाओगे। तो इतनी इंटेंसिटी से चलना है कि किसी भी दिन अगर मैं बैठ रहा हूं तो 5 से 6 घंटे में एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि बाकी जो 4-5 घंटे बचे दे विल गो टू अदर थिंग्स एज वेल। कभी टेस्ट एनालिसिस आ जाएगा, कभी सी सेट हो जाएगा, कभी पीवाईक्यूज हो जाएंगे, कभी करंट अफेयर रिविजन हो जाएगा। बट दिस इज द मैंडेटरी थिंग कि 6 घंटे में एक सब्जेक्ट में कैसे रिवाइज कर सकता हूं। अगर इतना जैम पैक करके इतना इंटेंसिटी से रिवाइज करोगे तो फैक्ट्स याद भी रहेंगे और मल्टीपल रिवीजन भी कर पाओगे। बट यही कंडीशन सबसे बड़ी है अब कि कैसे। अब पॉलिटी में तो चलो हाइल्डिंग एरिया बताने का सबको पता ही है, कहाँ से आते हैं, पार्ट 1 से आते हैं, पार्लियामेंट से आते हैं, प्रेसिडेंट से आता है, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के चीज़ों से आएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ से क्वेश्चन आएगा, पूरे के पूरे पार्ट 1 से क्वेश्चन आएगा। तो ये चीज़ें तो चलो पॉलिटी में तो पता ही है। तो अब यही उठा के रिवाइज करने में कितनी देर लगेगी, अगर आप तेज हो तो नहीं लगेगा टाइम। तो रेदर देन डिपेंडिंग अपॉन कि कोई वीडियो देख लूँ मैं फास्ट पेस रिवीजन की, वो सब मत करो, बिल्कुल मत करो वो सब यार। उठाओ और खुद से पढ़ो, क्योंकि आपने पढ़ी है पहले। अगर आप दोबारा खुद से पढ़ोगे तो इसमें तेजी में भी होगा, ज्यादा याद भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो रेदर देन नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि यार कोई लेक्चर उठा कर देख लूँ क्या, डिपेंड अपॉन रिवाइजिंग इट योरसेल्फ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। समझ में आ रही है बात सबको? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ले लो। एनवायरमेंट में मैंने हमेशा बताया कि या तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, या तो बेसिक फैक्चुअल, या तो एब्सर्ड फैक्चुअल, है ना। इसको टारगेट करना नहीं है, इसको लिमिटेड टारगेट करना है, ये इजी होता है। तो एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, इसको पढ़ लो बस। जो ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको रिवाइज करना है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, एनवायरमेंट ये वो, उसके डेफिनेशन क्या होती है, इकोटोन की डेफिनेशन क्या होती है, सबको पता है सब चीज़ें, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब है ये इंपॉर्टेंट जो बेसिक फैक्ट है। इसमें 2-3 तरीके की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? एक तो वाइल्ड लाइफ, मतलब फ्लोरा एंड फोना बेसिकली। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज इज द लेजिस्लेशंस एंड बॉडीज, है ना। तो एक ये पोर्शन पूरा रिवाइज कर लिया, फिर एक फ्लोरा फोना में वही रिवाइज कर लिया कि भाई इसके ये कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता। तीसरा प्रोटेक्टेड एरियाज। बस ये 2-3 चीजें रिवाइज करी, सॉर्टेड। इतना ही ध्यान देना है एनवायरनमेंट में, बाकी ये बहुत ही ईजी आता है। आई होप ये तो सबको आता ही है अब, और ये किसी को नहीं आएगा पेपर में, इसको टारगेट करना ही नहीं है। तो एनवायरनमेंट बिकम्स ईजियर। एनवायरनमेंट के रिवीजन के टाइम पे यही ध्यान देना है कि उठा के कितनी जल्दी मैं एक्ट्स, बॉडीज, लेजिस्लेशंस, पॉलिसीज, इनको कितनी तेजी से रिवाइज कर सकता हूँ। ओनली दैट विल मैटर नाउ एनवायरनमेंट में। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक इज नथिंग बट करंट अफेयर। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर लेक्चर में डाल ही रहा हूँ, वो आजकल में खत्म हो जाएंगे, मोस्ट ऑफली आज ही खत्म हो जाएंगे। तो दिस विल बी डन, ये इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, इसके अलावा कुछ करना नहीं है आपको। जितने मैं उसमें कॉन्सेप्ट भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ, दिस मच इज इनफ। उसी को पढ़ लो, फोकस के बहुत छोटे से पेजेस हैं वो, दैट मच इज इनफ, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आईआर के लिए भी अगेन फोकस इज इनफ, उसी को वापस से रिवाइज कर लो। इसमें 2 ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं ये बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन वाले, और दूसरे आते हैं ये कंट्रीज वाले, है ना। कोई तीसरा तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, और आएगा तो बहुत ही absurd आएगा। अगेन नॉट अ वेरी मेजर पोर्शन दैट यू हैव टू डू। तो प्लीज अब ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या स्कोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से ये मैटर करेगा कि अगले 2 हफ्ते में कितना इंटेंस रिवीजन कोर एरियाज का आप कर सकते हो, नॉट ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट। पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करना है आगे बढ़ते हुए, प्लीज रिमेंबर दिस। एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में तो अगेन मतलब ज्यादा मेरे बोलने की बात ही नहीं है। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, कल्चर, ठीक है। 4 हिस्सों में तोड़ लिया। सबको पता है कि हिस्ट्री में या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो बिल्कुल ही नहीं आता हमें, है ना, उस पर बहुत ज्यादा टाइम देने की मीनिंग है नहीं। कोई भी इंसान, इतने इतने लोग हैं जो फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर करते हैं, सब कुछ बैक टू बैक करते हैं, 3-3, 4-4 दिन में आके एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। आर दे लाइक
रट्टाफाइंग हिस्ट्री इतना ज्यादा नहीं। हिस्ट्री के उनके बेसिक क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ठीक होते हैं, नहीं आ रहे हो तो स्किप होते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, इतना ही है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो हिस्ट्री को बहुत ज्यादा वक्त नहीं देना है ये सोच के कि अब जाके मैं हिस्ट्री का कुछ ऐसा रिमेंबर कर लूं, कुछ ऐसा याद कर लूं, कुछ नया पढ़ लूं, कुछ ल्यूसेंट पढ़ लूं, नहीं, ये सब नहीं करना है हिस्ट्री में। इट इज नॉट वर्थ इट। 500 चीजें याद करके अगर दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसमें से फंसता है, वो भी पता नहीं फंसेगा नहीं फंसेगा, इट इज नॉट वर्थ इट। बाकी सब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट है जिन पे टाइम दे सकते हो। तो प्लीज इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको वापस से रिवाइज करो। वही वापस से मैं चीज बोल रहा हूँ, जो फैक्चुअल चीजें हैं वही वापस से हिस्ट्री में देखनी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल तो आपको आती ही है। टाइमलाइन एंड फैक्ट्स, दैट्स इट। और हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करके जाना। टाइमलाइन देखो, फैक्ट्स रट्टा मारो, बस दैट्स इट, डन, यू आर डन इन हिस्ट्री। करंट अफेयर का मैंने बोल ही दिया, बहुत ही मिनिमल करना है, बहुत मिनिमल। एक बार कर लिया है तो बस एक रिवीजन एट मैक्स। उसमें जितनी चीजें याद आएंगी आ जाएंगी, नहीं आएंगी कोई बात नहीं, जितनी चीजें बाहर से आएंगी कोई बात नहीं। बहुत रैंडम कोई नेम कि भाई ये कहाँ देखा रिसेंटली न्यूज में, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। दैट विल नॉट डिसाइड योर सक्सेस और फेलियर इन द एग्जामिनेशन। जो एरियाज मैं बोल रहा हूँ अल्टीमेटली यहीं से कम 80 क्वेश्चंस आते हैं। जो ये एरियाज है यहीं से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। जो बाकी 20 एब्सर्ड क्वेश्चंस है वो सबके लिए ही एब्सर्ड हैं। दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। उस 20 में से 3, 4, 5 कुछ अटेम्प्ट कर भी लिए, एक ठीक हुआ, 4 गलत हो गए, 0 हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन 80 में से आप कितने ठीक करके आओगे, उन 80 में से आपका नेट स्कोर कितना आएगा, वो डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल प्रीलिम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपका पूरा का पूरा फोकस अब एकदम लेजर शार्प फोकस। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आगे आने वाले दिनों के लिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप मिनिमल सोशल मीडिया कर दो अब, मिनिमल बिल्कुल, है ना यूट्यूब ना टेलीग्राम, कुछ नहीं, सिर्फ आपके और आपके बुक्स, दैट्स इट। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, ऊपर से वॉर की सिचुएशन में हम बैठे हुए हैं, हो ही नहीं सकता। सी देयर इज ओनली वन रूल इन लाइफ, इफ यू वांट टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, कट डाउन ऑन योर डिस्ट्रैक्शन, कट डाउन ऑन द सोर्स ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। मैं जानता हूं वी आर नॉट इन अ वेरी गुड टाइम, टर्बुलेंट है, और ऑब्वियसली दिमाग जाता है कि यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वॉर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट अगर 1% चांस भी है कि पेपर टाइम से होगा, जो कि है, जो कि बहुत बड़ा चांस है, मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है अभी कि यू स्टडी। देखो, मतलब सबके सामने ही बोल रहे हैं पर्टिकुलर चीज, एग्जाम टाइम से हो गया और उसके बाद नहीं होता है, देन दे ये एक्सक्यूज किसको जाके दोगे कि इसलिए नहीं पढ़ पाए कि सर वॉर हो रहा था, राइट? आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड, आई टोटली एम्पैथाइज विद पीपल हु आर नॉट एबल टू स्टडी। मैं भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, सबको समझ में आता है। बट जैसे परसों बहुत ज्यादा न्यूज देख रहा था मैं, तो आई अंडरस्टूड कि मेरी प्रोडक्टिविटी एकदम ही हैम्पर हो गई। अब मुझे पता था कि यार मुझे काम करना है, तो कल मैंने सबसे पहले यही किया कि मैं न्यूज नहीं देखूंगा। मुझे गाइडलाइंस पता है, अगर सायरन बजेगा कुछ ऐसा होगा, आई फॉलो इट एंड आई बी डन। बट पूरे दिन बैठ के न्यूज देखना, कैसे पढ़ लोगे अगर पूरे दिन बैठ के न्यूज देख रहे हो? कीप ऑन डिस्कसिंग इट, ग्रुप्स में देखते हैं हम लोग, डिस्कस ही करते जा रहे हैं, डिस्कस ही करते जा रहे हैं, कोई मीम्स भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, लंबे लंबे मैसेजेस। इट विल नॉट हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। और मेरा अभी तक तो जितना एक्सपीरियंस रहा है, यूपीएससी बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम ही दरवाजे पे आ गई चीज तो ही जाके कैंसिल करता है, चीजें पोस्टपोन करता है, नहीं करता है। ऊपर से लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं चीजों को आगे शिफ्ट करने के, आप देख ही रहे हो मेंस आगे शिफ्ट हुआ है कितना ज्यादा। तो बहुत मुश्किल है कि ये चीजें शिफ्ट करेंगे। तो आज स्पीकिंग अबाउट थिंग्स राइट नाउ, पेपर टाइम पे होगा, तो प्लीज इस चीज को मानो, कट डाउन इसको, 0 10 2 करते थे ना 12th में लिमिट्स में, 10 2, इसको 10 2 0 कर दो बिल्कुल। सोशल मीडिया को, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो जो भी इसमें आता है, लिंक्डइन और क्या क्या आता है, व्हाटएवर जो भी इसमें आता है, इसको बिल्कुल 10 2 0 कर दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना आप इसको 0 करोगे उतना अपनी किताबों पे ध्यान दोगे। आपके पास सब कुछ है, अब सारा मटेरियल है, कुछ नहीं आ रहा यूट्यूब पे ऐसा जो आपको ना अंडरस्टैंड करा ना किसी और का आ रहा, जो आप देख लोगे तो अरे पता नहीं अब क्या ही सर छूट गया, मैंने ये नहीं देखा। तो उस फोमो से बाहर आओ। जब क्लियर होता है तो सिर्फ आपकी किताबों से ही क्लियर होगा। अब आखिरी के 2 हफ्तों में अभी तक जो करना था कर लिया यूट्यूब से। नाउ एवरीथिंग इज देयर इन योर बुक्स, इन योर नोट्स, कुछ नया नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूं। अब तो करंट अफेयर भी नहीं आ रहा है भाई, करंट अफेयर भी हद से हद 5 अप्रैल 10 अप्रैल तक का इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद तो वो भी नहीं आ रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, गो एज मिनिमल एज यू कैन ऑन योर सोशल मीडिया। इसको मत चलाओ, अपने फोन में मत यूज करो इसको, तभी पढ़ाई कर पाओगे। पूरे साल की मेहनत है, आपकी भी हमारी भी, खराब नहीं करनी है, ठीक है? अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है, बेफालतू में अब जो भी सिचुएशंस बन रही हैं वो अपने हाथ में नहीं है। जैसा जो भी होगा सबके साथ होगा, सबके साथ खड़े हैं हम, जो होगा झेला जाएगा।
बट टिल देन प्लीज स्टडी, प्लीज कट डाउन ऑन सोशल मीडिया, प्लीज डोंट वॉच थिंग्स दैट आर नॉट ऑफ यूज टू योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। क्योंकि आपके न्यूज देख लेने से, आपके न्यूज भर देख लेने से आप कोई बहुत बड़े देश की सेवा नहीं कर पाओगे। जिस टाइम कुछ होगा उस टाइम पे सही एक्ट करना, गाइडलाइंस के हिसाब से एक्ट करना, दैट इज इनफ। उतने कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए इस टाइम नेशन को आपसे, बस। प्लीज डोंट एंगेज इन डिबेट्स, प्लीज डोंट एंगेज इन सोशल मीडिया थिंग्स। चैट में क्या चल रहा है, अरे उसने क्या बोल दिया, अरे पाकिस्तान के इसने क्या बोल दिया, कुछ नहीं। आर फोर्सेज आर केपेबल इनफ, मैं आपको बिल्कुल ये चीज बोल रहा हूँ, केपेबल इनफ टू हैंडल थिंग्स, वो कर लेंगे अपने आप। आप प्लीज उस सबको कट करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाएगा। जो सब पोस्टपोनमेंट 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 की बात भी करेंगे, अगर एग्जाम टाइम पे हो गया तो वो आप उनसे आके जवाब मांग लोगे क्या? क्या आप तो बोल रहे थे कि पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या करें? वो भी तो ये बोलेंगे भाई पढ़ो अब। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 2 हफ्ते हैं, पढ़ाई पे पूरा दिमाग लगाओ, कट डाउन ऑन सोशल मीडिया, उसको जीरो करो बिल्कुल। डोंट वॉच न्यूज चैनल्स, डोंट वॉच न्यूज ऑन यूट्यूब, डोंट वॉच न्यूज ऑन योर टेलीविजन, बिल्कुल नहीं। गो आइसोलेटेड इनटू अ रूम, अपना फोन वोन बंद करो। मैं वापस बोल रहा हूँ, कुछ अब यूट्यूब पे ऐसा नहीं आ जाएगा जिसको देख लेने से आपके पता नहीं कितने नंबर बढ़ जाएंगे। वो जो होना था वो हो गया है, नाउ इज ओनली द टाइम फॉर यू टू रिवाइज। रेदर ऐसा जरूर कुछ यूट्यूब पे आ सकता है जो देख लेने से आपके नंबर कम हो जाए, क्योंकि आप उस टाइम पे कुछ और बेहतर बेहतर पढ़ सकते थे। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, डू द राइट थिंग, सही तरीके से पढ़ो। अब अगर आज के 2 वीक बचे हैं, पूरा जितना आज तक पढ़ा है अगर उसको ढंग से रिवाइज कर दिया इन 2 हफ्तों में, तो शायद ही फिर कोई ऐसी ताकत है जो आपका प्रीलिम्स होने से रोक दे। गेटिंग इट? क्लियर है? चलो आगे के डाउट्स लेंगे, अगर किसी के डाउट्स हैं तो बताइए। ठीक है जी। तो इज इट बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ टेस्ट और इज इट बिकॉज ऑफ ए प्रिपरेशन? तो किस चीज में मार्क्स कमा रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब पीवाई क्यू कर रहे हो सी सेट का, उसमें मार्क्स कमा रहे हैं, किस ईयर में कमाए? हम्म। 23 तो वॉज वेरी टफ, 24 वगैरह में कैसे आ रहे हैं? अभी नहीं किया। चलो थोड़ी सी सी सेट पे भी बात करते हैं। देखो यार, सी सेट में अगेन दे विल बी अ वेरी सिंपल थिंग जो कि हमें ध्यान में देनी है। आप, अच्छा जिसको भी सी सेट में इशू आ रहा है, मैं एक बहुत सिंपल सा होमवर्क देता हूँ, आज जाके करके देखना। 2024 का पेपर उठाना, ठीक है, और ये देखना कि इस पूरे पेपर में ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो आप एक्चुअली में करेक्ट कर सकते हो, या फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग आरसी, इंक्लूडिंग मैथ, इंक्लूडिंग क्वांट, सब कुछ मिला मिला के। देखो अल्टीमेटली सी सेट के पेपर में आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चन करके आने हैं, जिसमें से आपके 38 ठीक हों, 12 गलत हों, ठीक है, 12 गलत हों, 50 में से भी 12, 30 क्वेश्चन तो साइड में हट ही गए, ठीक है, समझो बात को, 30 क्वेश्चन ही हट गए, 12 क्वेश्चन ही हट गए, 42 क्वेश्चन हट गए, आधे से ज्यादा पेपर इज डन। सी सेट का फोबिया तब तक है जब तक सही स्ट्रेटेजी नहीं लगा रहे हो, समझो बात को। टोटल 80 क्वेश्चन थे, मैं बोल रहा हूं बस 50 क्वेश्चन टारगेट करते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन टारगेट के 30 तो बिल्कुल साइड ही छोड़ दिए, ओके। अब जो 50 हैं उसमें से भी अगर 12 गलत कर दोगे तो भी 85 मार्क्स बनते हैं, 85, बहुत बड़ा नंबर है, कट ऑफ से वेल बियॉन्ड। आई होप आई एम कैलकुलेटिंग राइट। 12 गलत हुए तो 4 नेगेटिव गए, 34, 34 इंटू 2.5, 85, बिल्कुल सही है। तो द पॉइंट हेयर इज कि आपको पेपर में 80 में से 38 क्वेश्चंस भी अगर आपने सही किए, इवन देन यू आर गेटिंग स्कोर ऑफ 85। तो सी सेट इज एज मच अ गेम ऑफ अटेम्प्टिंग द राइट क्वेश्चन एज इट इज ऑफ स्किपिंग द रॉन्ग क्वेश्चन। सबसे बड़ा होमवर्क आज आपको मैं देता हूं, 2024 का पेपर देखो आज, उसके 80 के 80 क्वेश्चंस देखो, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, टाइम मत लगाना। 80 के 80 क्वेश्चंस देखो, आरसी देखो, क्वांट देखो, रीजनिंग देखो, सब कुछ देखो, एंड फाइंड कि कैन यू फाइंड सच 40, इवन 40 क्वेश्चंस दैट यू कैन अल्टीमेटली डू करेक्ट, इवन लेसर देन दैट। बट आप टाइम लिमिट में,
टाइम लिमिट नहीं भी है तो भी क्या आप ऐसे 40 क्वेश्चन ढूंढ सकते हो उस पेपर में, और नीचे ले आते हो उस नंबर को, क्या आप ऐसे 35 क्वेश्चन ढूंढ सकते हो पेपर में, इंक्लूडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल रहा हूं। समझो बात को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 20 क्वेश्चंस तो ठीक करना बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया है तो। जिनके लिए मैथ, जिनका मैथ वीक है उनके लिए बोल रहा हूं। तो देन यू जस्ट हैव टू फाइंड 15 क्वेश्चंस मोर जो आप करेक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही है सीसैट की, दैट यू अटेम्प्ट द राइट क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, टाइम के हिसाब से चलते हैं। स्टार्टिंग के 1 घंटा और बाद का 1 घंटा दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आज ही करके देखना है 2024 के पेपर पे, बिना टाइम लिमिट के करके देखना, बाकी स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं बता रहा हूँ। दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मान लो सबको अंदर अंदरूनी पता होता है कि मेरा क्या सेक्शन बेटर है, सबको पता है ये। आरसी वाले हाथ खड़े करो, कॉम्प्रिहेंशन जिसका बेटर है, देखो है ना। अब जो कॉम्प्रिहेंशन से बेटर अपना मैथ और रीजनिंग मानते हैं वो बताओ, जैसे मेरे जैसे लोग, राइट। तो सबको कहीं ना कहीं पता होता है। तो पहले घंटे में आप उसी चीज को टारगेट करो जब को लग रहा है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। अच्छा, अगर मान लो 2023 जैसा पेपर आता है, ठीक है, जिसमें जैसे जो मेरे जैसा इंसान है जिसके मान लो मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वो मैथ को टारगेट करता है, बट स्टिल फर्स्ट आवर में करने के बाद लग रहा है मैथ तो बहुत ही टफ लग रहा है, क्वेश्चंस हो ही नहीं पा रहे हैं, तो देन इज द टाइम टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। नॉट एट द एंड ऑफ 1 आवर, नहीं, एट द एंड ऑफ 20 to 25 मिनट्स। हर इंसान के दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग के 25 मिनट में कितने क्वेश्चंस कर लूंगा, जिस पोर्शन को मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूं उस पोर्शन के। खासकर जो बच्चे मैथ पहले करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जो बच्चे मैथ पहले करने वाले हैं उनको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 25 मिनट में मैं कितने मैथ के क्वेश्चन कर लूंगा। अगर पेपर में उतने क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, उसके आधे भी नहीं हो पा रहे हैं, तो समझ लो कि आपका पर्टिकुलर जो सेक्शन है बहुत टफ आ गया। देन इज द टाइम टू स्विच योर स्ट्रैटेजी एंड गो टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सेकंड प्रायोरिटी वाला एरिया। तो जैसे मैथ वालों का ये क्या हो जाए, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का टफ आना इज वेरी डाइसी। कॉम्प्रिहेंशन तो क्या ही टफ बना लेंगे, वही पैराग्राफ है, वही क्वेश्चन है, और क्या ही दे देंगे उसमें। तो कॉम्प्रिहेंशन जो बच्चे पहले करते हैं दे आर सॉर्टेड, है ना, क्योंकि कुछ भी हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ नहीं आएगा। पैराग्राफ बहुत टफ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं आ जाएगा कि आंसर पे रीच ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यू टू रीड, यू टू एनालाइज, यू टू आंसर। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आंसर ही नहीं हो पा रहा है। तो जो कॉम्प्रिहेंशन पहले करते हैं वो सॉर्टेड है, जो मैथ पहले करते हैं उनको ये बात याद रखनी है, 1 घंटे के बाद स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी। स्टार्टिंग की 20-25 मिनट के अंदर अंदर पता चलना चाहिए कि यार मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो करते गए, नहीं हो रहे हैं तो उसका मतलब इशू है। 20-25 मिनट हो गए, क्वेश्चन हुए हैं 2 ही, तो दिक्कत है ना पेपर में। तो देन स्विच योर स्ट्रेटेजी, पहले करो कॉम्प्रिहेंशन आके, ताकि एक सर्टेन नंबर सोलिडिफाई कर लो अपना। अगर 40 नंबर 45 नंबर भी कॉम्प्रिहेंशन से स्कोर कर पा रहे हो, विच इज नॉट दैट बिग अ डील, है ना। 27 के 27 अटेम्प्ट करने के बाद, 27 में 26 अटेम्प्ट किए मान लो, ठीक है, 6 गलत हो गए, 20 ठीक हुए, 18 नेट करेक्ट हो गया, 18 दूनी 36, 36 छोड़ो 45, है ना। अगर 20:6:1 का रेशो भी बनता है तो भी 45 नंबर आ गए कॉम्प्रिहेंशन में। फिर मैथ के बस 22-23 नंबर ही बचे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्लेक्सिबल ऑन योर स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अब देखो कॉम्प्रिहेंशन में तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चूज एंड पिक करना है। आपको क्वेश्चंस आते आते आप देखते आते हो, कोई बहुत ही छोटा पैराग्राफ है तो देन इट इज ईजियर फॉर यू, कोई बहुत लंबा है तो वो थोड़ा टफ है, बट ठीक है, अगर आप एक फ्लो में हो तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। द पॉइंट इज अबाउट मैथ एंड रीजनिंग, वहां पे जाके गेम होता है। तो वहां पे देखो, सबसे पहले एक नंबर लेके चलो अपने दिमाग में कि यार मैं इतने कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करूंगा। जैसे मान लो कोई सोच रहा है कि मैं 20 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के करके आऊंगा, तो उसको पता होना चाहिए कि उसको 30 या 30+ क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के करने हैं। कोई सोच रहा है मैं यहाँ पे 25 करके आऊंगा, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे को 25+ क्वेश्चन फिर मैथ और रीजनिंग के करने हैं, राइट। कोई सोच रहा है मैं यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन कर सकता हूँ सर, तो उसको 40+ क्वेश्चन फिर मैथ और रीजनिंग के करने हैं। जैसे मैं इस वाली ब्रैकेट में जनरली लाई करता था, और इनिशियल स्टेजेस में तो यहाँ पे 0 होता था और यहीं पे 50+, 60+ होता था, राइट। तो आपको अपनी एक तो वो पता होनी चाहिए कि मैं लाई कहाँ करता हूँ, और उसी हिसाब से आप टाइम एलोकेट करोगे। मान लो आपको पता है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मान लो आपको पता है कि आप इस वाले ब्रैकेट में लाई करते हो, लेट्स सपोज, है ना, कि मैं 20 के आसपास क्वेश्चन करूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 30 के आसपास क्वेश्चन करूंगा मैथ के, ठीक है। आपने शुरू किया, सपोज करो मैथ से, मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग से शुरू किया आपने, क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग से शुरू किया, और आपको पता है कि आपको 30 क्वेश्चन के आसपास जाने हैं आउट ऑफ हाउ मेनी, 53, है ना। 53 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे इसके, 53 में से आपको 30 के आसपास अटेम्प्ट करने हैं। अब ये 53 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास एट मैक्स कितना टाइम है, 1.25 घंटा, है ना, क्योंकि लास्ट के 45 मिनट में तो ये भी करना है ना, तो आपके पास एट मैक्स 1.25 घंटा है।
तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको ये ध्यान रहे कि आप किस टाइमिंग के हिसाब से पेपर कर रहे हो। बस यही सारा का सारा गेम है। हर 15 मिनट में, भाई 15-15 मिनट के 5 ब्लॉक बने ना, हर 15 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? 10 क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब 10 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? दैट यू आर ऑन ट्रैक टू सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इन 10 मिनट में अगर आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अगर आप इन 10 में से सपोज करो 6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, देन ऑल्सो यू आर सॉर्टेड। ऐसे करके अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी। ये स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है सी सेट में, क्योंकि बच्चे बाद में सबसे ज्यादा, अगर बच्चा सी सेट में कोई फ्लंक करता है तो वो करता है जो पूरा पेपर नहीं देख पाया, क्योंकि उसको दिखता है लास्ट में जाके 3 क्वेश्चंस बहुत इजी थे, सी सेट कितने नंबर से रुका? 2 नंबर से। सबसे इंपॉर्टेंट सी सेट में यही है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने टाइमिंग के हिसाब से चलाओ, सही एरियाज आइडेंटिफाई करो, सही क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो, उनको सॉल्व करो। ये जाके प्लीज आज 2024 के पेपर पे ट्राई करके देखना कि अगर स्टार्टिंग का 1 घंटा सवा घंटा मिल रहा है, अगर स्टार्टिंग में रीजनिंग कर रहे हो, सॉरी स्टार्टिंग में कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, तो 1 घंटे में मैं कितने कॉम्प्रिहेंशन देख पा रहा हूं? जैसे मान लो 27 कॉम्प्रिहेंशन है ना, हर 2 मिनट में भी एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो तो भी हो जाएगा 1 घंटे में। अगर मुझे इससे ज्यादा वक्त लग रहा है, सपोज करो 3 मिनट के आसपास, 2.5 मिनट लग रही है मान लो, ठीक है, तो 26 दूनी 52, 52 और 13 65, तो 1 घंटा 5 से 10 मिनट उसमें पूरा कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो जाएगा। तो अपने दिमाग में एक टाइम लिमिट लेके चलो कि इतने टाइम में मेरे को कॉम्प्रिहेंशन निपटाना ही है। गेटिंग इट? बस ये चीज अगर ध्यान रख लोगे, ये स्ट्रेटेजी ध्यान रख लोगे, तो काम होता चला जाएगा। तो जिनके नंबर कम भी आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे बोल रहे हैं कि नंबर कम हो गए सी सेट में, तो दैट इज नॉट बिकॉज आपका कोई कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो या कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। मोर देन दैट, इट इज अबाउट द चॉइस ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर मेकिंग इन दोज 2 आवर्स। क्योंकि 2022 का पेपर ऐसा बहुत टफ नहीं था, 2022 में 2019 का पेपर कोई बहुत टफ नहीं था कि उसमें नंबर रिड्यूस हो जाए, और इतने रिड्यूस हो जाए कि कट ऑफ क्लियर ना हो। इट वॉज ऑन सिमिलर लेवल ओनली। द ओनली थिंग दैट विल मैटर हियर इज कि आप कितनी ध्यान से अपने पेपर को गो थ्रू करते हो। सबसे लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सबसे लास्ट में 3 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, और आपका सी सेट टुकड़ा है 2 नंबर से, तो ये क्लियर इंडिकेशन है ना कि स्ट्रैटेजी गलत रही, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। यही फोकस करना है सी सेट में, और कोई बहुत ज्यादा इसमें तंत्र मंत्र नहीं है। इस चीज को ध्यान से एग्जीक्यूट कर लोगे तो डेफिनेटली सी सेट क्लियर करके आओगे। तो एक बार जाके 2024 के पेपर को इसी स्ट्रैटेजी से ट्राई करना है ना। चाहो तो 2 घंटे में भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। अगर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सी सेट में तो 2 आवर का टाइमर लगा के बैठो, और इसी स्ट्रैटेजी से टाइमर के साथ, मैं हमेशा बोलता हूं समथिंग दैट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड। तो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे क्या है पेपर में? इट इज टाइमिंग। टाइमिंग के साथ उसको देखना है कि मैं पेपर को सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कितनी देर में कितने क्वेश्चंस कर रहा हूँ। यू शुड हैव अ क्लियर कट डिफाइंड स्ट्रैटेजी। वेग नहीं कि जाएंगे देख लेंगे, पहले तो कॉम्प्रिहेंशन करूंगा जितनी देर में होगा होगा, नहीं, दिस विल नॉट वर्क। यू हैव टू गो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग। अगर आप सी सेट में एज पे हो तो, जिसका ढंग से क्लियर हो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो छोड़ ही दो, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो आप आराम से करो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। जिसका एज पे क्लियर होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके आओ। क्लियर है सबको? तो आज जाके 3 से 5 वाला जो स्लॉट आपका बैठेगा, जो भी स्लॉट बैठेगा, उसमें सी सेट का 2024 का पेपर लगा के देखो। क्लियर? ठीक है, किसी को कोई डाउट? नहीं, अब नहीं करेगा, अब इसके बाद नहीं करेगा। इसके बाद मैंने बोला ना अभी, अब यहाँ के बाद क्या स्कोर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, दैट विल मैटर द लीस्ट। इन 2 हफ्तों में कितना इंटेंस और कितना ज्यादा रिवीजन कर लोगे वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा। देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट का जब टेस्ट सीरीज बनती है, हमारी भी जब बनती है, तो हमने भी 10 एफएलटीज लिए हैं, उससे पहले सेक्शनल भी लिए थे, तो 10 एफएलटीज में भी हमको 1000 क्वेश्चंस बनाने हैं। मान लो हम ऑन एन एवरेज ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं दोबारा समझाता हूँ, ज्योग्राफी के मान लो हर टेस्ट में हम 15 क्वेश्चन डाल रहे हैं, लेट्स टेक एन एवरेज, तो 150 क्वेश्चन तो हमें सिर्फ एफएलटीज में बनाने पड़े। तो उन 150 क्वेश्चंस में ऑब्वियस सी बात है कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे, ऐसे डीपर कॉन्सेप्ट, टेक्निकल कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे जो शायद यूपीएससी ना करे, क्योंकि यूपीएससी को तो साल भर में पूरी ज्योग्राफी मिला के 15 क्वेश्चन बनाने हैं ना, उन 15 में से 2-3 बहुत ही वाहियात बनाने हैं, तो अल्टीमेटली 10-12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन के आसपास ही बनाने हैं, कहाँ 12 और कहाँ 150। तो किसी भी इंस्टीट्यूट का एक ये फंडामेंटल लिमिटेशन है कि जो जब उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, तो दे हैव टू एंटर एरियाज विच आर नॉट दैट, मतलब उतना ज्यादा नहीं आएंगे वो, या उतना डीप में नहीं आएंगे, उतना टेक्निकल होके नहीं आएंगे।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉक का स्कोर यहाँ पे कम मैटर करेगा, आप कितना रिवीजन कर लोगे अपने कोर एरियाज का। मैं कोर एरिया वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूँ, कितना रिवीजन कर लोगे सब्जेक्ट का नहीं, कितना रिवीजन कर लोगे कोर एरियाज का, वो डिफाइन करेगा कि आप यहाँ से कितना स्कोर कर रहे हो, नॉट इन मॉक टेस्ट के स्कोर्स। ठीक है, थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना ही एग्जाम वाले दिन, है ना। ऐसे नहीं कि हम सोच के चले जाए कि 97 अटेम्प्ट करने तो 97 ही करके आने हैं, चाहे पेपर चाइनीज में हो, चाहे पेपर इतना टफ हो, नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे होनी चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में, है ना। अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है, आपकी आंखों के सामने दिख रहा है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, आज से प्रिपेयर करो इस चीज के लिए। मे बी पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है इस बार। अगर आपको दिख रहा है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, तो दो तरीके से चेंज होगा। एक, द क्वेश्चंस विच आर अटेम्प्टेबल एंड ईजियर, या तो वो बढ़ जाएंगे, है ना, देन इन दैट केस योर अटेम्प्ट शुड इंक्रीज, है ना, 90-10 हो जाएंगे। अगर आपको दिख रहा है कि द क्वेश्चंस आर बिकमिंग टफर, तो आपका जो 10 है वो फिर 10 to 82, 83, एट मैक्स 85 ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना यहां से डिविएट हो रहा है, ये स्टैंडर्ड है आपका, और स्टैंडर्ड से कितना डिविएट हो रहा है। अगर इजी की तरफ बढ़ रहा है, आप देख लो कि 2016 टाइप का पेपर आ गया सर, है ना, 2018 टाइप का पेपर आ गया जो थोड़ा सा ईजियर साइड पे है। खैर आज लगता है 18 का ईजियर, पहले तो उस टाइम तो वो भी टफ लगता था। तो आपका जो अटेम्प्ट है वो थोड़ा हायर जाना चाहिए। और अगर दिख रहा है कि नहीं बहुत टफ आ गया, तो आप थोड़ा सा अपने अटेम्प्ट को लिमिट करोगे। तो ये तो हो गया फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टिंग। रही बात स्ट्रैटेजी की, तो देखो एक स्ट्रैटेजी तो कोर बेसिक बहुत सिंपल सी ही है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। वो वही है कि पहले राउंड में आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट राउंड में दो ही तरीके के बच्चे होते हैं, एक जो सिर्फ नॉलेज करते हैं, एक जो नॉलेज प्लस डिसाइसिव क्वेश्चंस ये करते हैं, है ना। तो इसमें आपको कौन सी में लाइक करते हो वो सॉर्ट आउट कर लो, दैट इज द वन थिंग। एंड सेकंड इज 15-20 रूल। बस ये दो ही कोर स्ट्रेटेजी हैं जो ये क्या बोलते हैं जीएस का पेपर अटेम्प्ट करने की। इसमें बहुत ज्यादा और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चलोगे और बेसिक स्ट्रेटेजीज फॉलो करोगे तो पेपर ढंग से अटेम्प्ट करके आ जाओगे। दूसरी कुछ वो बेसिक चीजें होती हैं, वो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि अगर स्टार्टिंग मान लो जैसे हम हर एक पेपर की स्टार्टिंग जनरली हिस्ट्री से करते हैं, अगर आपका हिस्ट्री वीक है तो डरना नहीं है, स्किप कर दो उसको। 21st क्वेश्चन से शुरू कर लो, 31st से शुरू कर लो, कहीं बीच से पीछे से शुरू कर लो। जैसे मेरा जनरल होता है मैं 100 क्वेश्चन से शुरू करता था, तो या तो ऐसा कुछ कर लो, है ना। फिर 15-20 क्या है, अच्छा कितने एफएलटीज देने आए हो, पहला दूसरा तीसरा सब एफएलटीज दिए यहाँ पे बैठ के, हाँ। तो वही तो पूछ रहा हूँ कितने एफएलटीज देने आए हो, ये नहीं पूछा ना कितने दिए हैं। 15-20 रूल क्या है, ओके ठीक है, आई एक्सप्लेन इट अगेन। बेसिकली ये वही है, 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आपको पहले राउंड में लगभग 75 मिनट्स में अपना पेपर पूरा करना चाहिए। ये ओएमआर फिलिंग एक्सक्लूड करके है, एक्सक्लूड, है ना, एक्सक्लूड करके है 75 मिनट्स। इसके बाद कम से कम 10 मिनट तो ओएमआर फिल करने में लग जाते हैं, तो 85 मतलब 1.5 घंटे के आसपास चला गया। तो 75 मिनट्स यू हैव टू डू 100 क्वेश्चंस इन राउंड 1, ठीक है। तो इस दोनों को 5-5 से डिवाइड कर दो, तो 20 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स। ये है 15-20 रूल। मतलब हर टाइम जब भी आपके सामने घड़ी है, कोई दीवार पे क्लॉक लगी हुई है, तो आपका दिमाग यही देखना चाहिए कि मैं 15 मिनट में 20 क्वेश्चंस कर पा रहा हूं क्या। अगर नहीं तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा तेज चलना है, हल्का सा तेज चलना है, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम, फिल द ओएमआर ऑन टाइम एंड डू अ सेकंड राउंड ऑफ थिंग्स ऑन टाइम। सबसे बड़ी बात अब यही आ जाती है कि ये जो 100 हमने अटेम्प्ट किए हैं पहले 75 मिनट में, पहले 80 मिनट में, पहले 50 मिनट में, इसमें हमने कितने अटेम्प्ट किए, यही है स्ट्रैटेजी बस। इसमें मैसअप मत करके आना, सिर्फ यही है स्ट्रैटेजी। इसमें आप अपनी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बी वेरी क्लियर। अगर आप वो बच्चा हो जो सिर्फ नॉलेज वाले क्वेश्चंस करके आएगा, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई मेरी 80-85 मिनट चली गई हैं और मेरे 100 में से 35 या मे भी 40 क्वेश्चंस ही हुए हैं, एंड नाउ ऑल दैट आई हैव इज 35 मिनट्स इन माय हैंड, जिसमें मुझे अब अपने अटेम्प्ट को 40 से बढ़ा के कम से कम 85 लेके जाना है। समझो बात को, दैट इज वाई स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो बच्चे मैसअप करते हैं, फिर अगले अटेम्प्ट में पूछते हैं कि सर 3 राउंड में तो कर नहीं पा रहा हूं। तो बी वेरी क्लियर, बी वेरी वेरी एब्सोल्युटली क्लियर कि अगर आप इसमें लाई करते हो, ये वाला बच्चा हो आप कि नहीं सर सिर्फ नॉलेज करूंगा, 35 क्वेश्चंस भी होंगे तो भी कोई बात नहीं, मुझे कॉन्फिडेंटली पता होगा, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली ओके। बहुत सारे एंकर्स करके आते हैं। द पॉइंट इज यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ कि आप किस कदर
पेपर को अटेम्प्ट करते हो। दूसरा क्या हो सकता है कि नॉलेज प्लस जिन क्वेश्चंस में डिसाइसिव होना ही है, जिनमें कुछ बदल नहीं जाएगा, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो एंड कम से कम 60 के आसपास या 55 के आसपास इस नंबर को ले जाओ। देन आखिरी के आधे घंटे में आपको मे बी 30 क्वेश्चंस के आसपास करने होंगे आखिर के आधे घंटे 35 मिनट में, विच इज अगेन डुएबल। तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी है, बी डिसाइसिव ऑन दैट एंड दिमाग में रखना, अवेयर रहना बहुत जरूरी है भाई यूपीएससी में, बीट प्रीलिम्स बीट मेंस एंड मोस्ट ऑफ ऑल इन इंटरव्यू। अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है कि चल क्या रहा है पेपर में। 2 घंटे खत्म होने वाले हैं, पेपर खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या फायदा। मैंने हमेशा बोला है प्रीलिम्स का पेपर लेंथियर भी आएगा, ज्यादा प्रेशर भी होता है। हर क्वेश्चन को मार्क करने से पहले सोचो कि जो यहां पे नहीं सोच रहे हो। सो दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, तो बी वेरी डिसाइसिव इन व्हाट यू आर डूइंग। ओके, क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। स्टैटिक के साथ, जब स्टैटिक पढ़ रहे हो किसी चीज का, उसी के साथ रिवाइज कर लो। हद से हद किसी भी सब्जेक्ट के कितने 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 टेस्ट के नोट्स होंगे, मतलब कितने पेजेस के होंगे? अच्छा, टेस्ट वाइज बनाए हैं, सब्जेक्ट वाइज नहीं है ना वो। तो अगेन, अब जैसे मान लो, सिंपल सा फंडा रखो यार, कि मान लो अपने सपोज को 30 टेस्ट हैं, है ना, अगले आपके पास अब मान लो 15 दिन है, तो रोज कम से कम आप 3 टेस्ट रिवाइज करते जाओ। बस एक स्लॉट लगाओ, उसमें 3 टेस्ट के नोट्स रोज रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा, अगले 10 दिन में टेस्ट खत्म हो जाएंगे, फिर जो लास्ट के 4-5 दिन है उसमें एक रिवीजन और हो जाएगा उनका। तो हर चीज को कैलकुलेट करके चलो अब यहाँ से। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैंने बोला कि इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि 2 सब्जेक्ट में रिवाइज कर लूँ एक दिन में, क्योंकि तब आप सिर्फ एक कर पाओगे। बाकी के दूसरे स्लॉट में सी सेट करोगे, टेस्ट के नोट्स करोगे, पीवाईक्यूज करोगे, करंट अफेयर करोगे, व्हाटएवर, है ना, न्यूज को चलाते हुए देखोगे, व्हाटएवर यू विल डू थिंग्स। तो प्लीज रिमेंबर कि इतनी इंटेंसिटी से पढ़ना है कि एक सब्जेक्ट एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट रिवाइज कर पाऊँ, क्योंकि अल्टीमेटली होगा एक ही। जो दूसरे का टाइम बचेगा वो बाकी चीजों में जाएगा। और हर चीज को कैलकुलेट करके चलना है। अगर मेरे पास इतने पेजेस हैं तो और मेरे को इतने टाइम में करना है तो कैसे करना है। अगर मेरे पास इतने टेस्ट के नोट्स हैं, मेरे को अगले 10 दिन में रिवाइज करना है, तो रोज कितने के करने हैं। दैट इज हाउ यू मेजर एंड डू थिंग्स। हर चीज को मैथमेटिकली करो। अभी भी डाउट है? 60 से स्कोर 90 प्लस चला गया है स्ट्रैटेजी चेंज करते ही, तो फिर क्या डाउट है? फिर तो ऑब्वियस है ना। अब ये सेम चीज जाके 2024 के पेपर पे लगा के देखो, सेम चीज। ये मत सोचो कि मेरे को किसी चीज का आंसर पता है, नहीं, मेरे को अभी की नॉलेज से प्लस अभी की मैथ से क्या समझ में आ रहा है, अप्लाई द सेम थिंग, आपको आपको मिल जाएगा आंसर, क्लियर हो जाएगा दिमाग। हम्म, करेक्ट 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 करेक्ट। यार इस वाली चीज़ का भी डेफिनेटली मतलब देयर इज एन इशू, कि अब सेल्फ डाउट, डाउटिंग ऑन माई कॉन्फिडेंस, डाउटिंग ऑन कि मैंने कितना पढ़ा है, यार मेरा होगा कि नहीं होगा, यार याद नहीं आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा होगा अब। अभी तक जितना नहीं होगा वो सारा मिला के अब होगा, बहुत बच्चों के साथ होगा। बट प्लीज़ इसका एक ही सॉल्यूशन है और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। वो ये है कि आप अपना अब सब छोड़ के ये देखो कि अगर 2 ही हफ्ते मेरी ज़िंदगी में है और इन 2 हफ्तों में मुझे बोल रहा है कि भाई तू जितना पढ़ ले उतना कम, तो मैं क्या सही तरीके से स्ट्रैटेजी बना के रिवाइज करूंगा। दैट इज द ओनली थिंग दैट विल मैटर नाउ। देखो 70-75 इज नॉट अ बैड स्कोर, समझो इस बात को, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि FLT1 बहुत ईजी था और FLT1 बहुत टफ था, FLT9 बहुत ईजी हो गया है। लेवल तो वही चल रहा है ना। तो अगर आप ही 60 से 75 तक आ सकते हो, तो अगले 12 दिन में 75 से 90 भी जा सकते हो। इट विल ओनली डिपेंड अपॉन कि आप कितना इंटेंसिव विजन करते हो। मैं वापस से वही बात बोल रहा हूँ, FLT1 में हमारे लिए ज्योग्राफी की किसी थीम पे क्वेश्चन बनाना ईजियर था। FLT9-10 आते आते उसी थीम से हमें टेक्निकल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, डीपर जाके बनाना पड़ेगा। तो हर पेपर धीरे धीरे टेक्निकल डिफिकल्ट होता ही है, चाहे वो PYQ की थीम पे भी रहे, लेकिन डिफिकल्ट तो हो सकता है ना, टेक्निकल तो हो सकता है। तो अगर आपका स्कोर कहीं भी ऐसे स्टैग्नेंट भी है, हल्का सा भी बढ़ा है, तो इट मीन्स इट इज अ गुड इंडिकेशन
ऑल दैट मैटर्स नाउ इज कि आप अगले 2 हफ्ते में अपने आप को कितना घिस सकते हो, सब साइड छोड़ के। कितना स्कोर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है कुछ मैटर नहीं करेगा एग्जाम वाले दिन। आपने बार बार देखा ना टॉपर्स को ये बात बोलते हुए कि नहीं नहीं आ रहा था स्कोर, नहीं आ रहा था स्कोर, और फिर प्रीलिम्स क्लियर हो गया, बैक टू बैक क्लियर हो गया। ये इसीलिए है क्योंकि व्हेन एन इंस्टीट्यूट मेक्स अ पेपर दे हैव देयर लिमिटेशंस। अब हमने तो बहुत ही बड़ा टीम के साथ और बहुत ही बड़ा ट्राई करके बनाया कि जितना पीवाईक्यू के क्लोज रहे, जितना ऐसी हाई यील्डिंग थीम्स पे रहे, जितना ये रहे कि प्रेडिक्टेबल थीम्स पे रहे, उतना क्लोज बनाए। स्टिल आई एम सेइंग दैट थिंग। तो बाकी इंस्टीट्यूट्स तो मतलब व्हाट टू स्पीक फॉर देम, जहां पे उस वो क्वालिटी में भी फॉलो नहीं हो रही, उनके लिए क्या बोले फिर। वहां का पेपर देखे ऑब्वियस सी बात है कि 20 25 30 नंबर भी आ रहे हैं बच्चों के, जिनके वैसे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनका जाके ऐसे अगर 25 30 नंबर आ रहा है तो दैट मींस देयर इज सम इशू ना। तो उस पे इसीलिए अब फोकस कम करने के लिए बोल रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ अब जो अपना फोकस है, अगर अभी तक के सारे फैकल्टीज लगाए हैं, उनके डिस्कशन देखे हैं, तो इसका मतलब आपका एक सॉलिड बेस बन गया है। नाउ ऑल दैट यू नीड टू फोकस अपॉन इज कि अगले 2 हफ्ते में मैं कितना इंटेंस रिविजन कर सकता हूँ। तो अब यहां से ये नहीं परेशान होना कि सर 75 पे आके रुक गया है, ये सोचना है कि अब 75 से 90 जाना है अगर पेपर में लेके, तो इस 2 हफ्ते में कितना रिवीजन कर लूं। और हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कैसे लग रहा है सब कुछ भूल गया? कुछ नहीं भूला है भाई, सब कुछ एग्जाम में बैठ के याद आता है। आपको क्या लग रहा है आप प्रीलिम्स में बैठे हो और आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है 2 बार रिवाइज किया, आपको याद नहीं आएगा? डेफिनेटली याद आएगा। ऐसी ऐसी चीजें याद आती हैं प्रीलिम्स में जो कहीं कहीं साल पहले पढ़ी होती हैं, जो कहीं जीके में पढ़ ली, जो नॉर्मल कहीं टीवी में देख ली, ऐसी ऐसी चीजों से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जो पढ़ ले तो डेफिनेटली याद आएगा, उस पर कॉन्फिडेंस दिखाओ। और अब अगर 2 3 रिवीजन जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कर दोगे तो फिर बहुत ही सॉलिडिफाई हो गया ना वो। फिर तो बचा ही नहीं कि उसमें से क्वेश्चन आपका छूट जाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये लगेगा अब कि अरे छूट रहा है पेपर, अरे पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, भूल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ होगा नहीं एक्चुअल में। ओके, क्लियर? हाँ, नहीं नहीं, पीवाईक्यूज तो करनी है यार। हाँ हाँ, रोज एक पेपर लगा सकते हो। अब वो टाइम आ गया, पीवाईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट वही बनाते हैं, आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा कि कौन सी ऐसे कौन सी थीम आ रही है। तो पीवाईक्यूज तो करनी है डेफिनेटली डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे रिवीजन, पीवाईक्यू, सी सैट, यही 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये शायद मैंने लिखी हुई थी सबसे पहले पेज पे, यही 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, पीवाईक्यू, सी सैट, इसके बाद टाइम बचता है तो कुछ करंट अफेयर, कुछ फलाना, कुछ दिमाग, ऑल ऑफ दैट। बट ये 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है अब अगले 2 हफ्ते। ओके, हाँ कैसे भी। नहीं, अब तो प्रैक्टिस करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ के बाद तो मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि मैट पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो भी मैं यही बोलूंगा कि पहले खुद से करके फिर मैट देखो। बट खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि आपकी वो स्किल डेवलप होनी चाहिए ना। मैं जैसे सी सेट में बोलता हूँ ना मैं, कि जस्ट बिकॉज आपके टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कर लोगे। सेम इज द थिंग विद मैट एंड एवरीथिंग। आपकी वो स्किल डेवलप होनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके एवरीबॉडी? क्या क्या क्या? हाँ नहीं नहीं, पूरा नहीं करना है यार, पूरा नहीं करना है, बेसिक अंदाजा रखना है चीज़ों का। अंदाजा कि भाई अगर मान लो यही जैसे आपने अभी बोला कि सर 111 हाईवेज हैं, तो ये डेटा आपको याद है ना? है ना? कौन से मेजर और ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको बार बार न्यूज़ में दिख रहे हैं, कौन से क्रिटिकल मिनरल्स जो दिख रहे हैं, तो उनका डेटा बस देख लिया। और उसमें भी देखो बहुत स्पेसिफिक डेटा कब पूछा है। हाँ मैं नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक डेटा कब पूछा, ये नहीं पूछता ना कभी भी कि इस पर ये पर्टिकुलर मिनरल कितना मिलता है, या इस पर्टिकुलर मिनरल का, इस पर्टिकुलर मिनरल, जो पूछेगा क्या पूछेगा, लोकेशन पूछेगा। तो वो लोकेशन एक बार ड्रॉ करके, ड्रॉ भी कर लोगे मैप पे तो भी दिमाग में रहेगी। अंदाजा लो कि अच्छा ये वाला जो मिनरल है कौन कौन सी जगह पे मिल रहा है, ये वाला जो मेटल है कौन सी जगह पे मिल रहा है, वाला और कौन कौन सी जगह पे मिल रहा है, वो अंदाजा रखो दिमाग में, वहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा। वर्ल्ड वाइड भी ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कोबाल्ट कहाँ मिलता है, कॉपर कहाँ मिलता है, रेदर देन आस्किंग कि कितना मिलता है। तो अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डेटा एंड फैक्ट दैट इट इज आस्किंग, है ना? इट इज मोर टुवर्ड्स वेयर देन हाउ मच। इसलिए पीवाईक्यू पे ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू बेस्ड ही देखना है चीजों को, उसी तरीके से याद करना है। और जितना याद हो उतना बहुत है। तो बहुत ज्यादा पुश करके कि नहीं मैं हर एक मिनरल याद कर लूँ, नहीं। हो सकता है एग्जाम में एक भी ना आए, या हर एक वाटरवे याद करूँ कि ये कहाँ से कहाँ जाता है, नहीं। मेजर नेशनल वाटरवेज कुछ याद किए, जो 5 6 मेजर हैं, जो स्मॉल वाले उनको छोड़ दिया। मेजर मिनरल जो है वो याद किए, माइनर छोड़ दिए। इसी तरीके से करना है ना?
इसी तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, और इसके बियॉन्ड आएगा तो इट इज नॉट योर फॉल्ट। देन वो क्वेश्चन ही ऐसा आएगा कि आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, इवन आपने रट भी रखा है तो। ट्राइब्स में जैसे मान लो पीवीटीजीज हैं, कुछ पीवीटीजीज अपने अपने ने देख लिए कि भाई इनके एक बार नाम देख लिए कि ये कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या मिलता है, और अपने को जनरली पता भी है कि जब अगर बहुत वल्नरेबल ग्रुप के बारे में दे रहा है तो कैसा क्वेश्चन, कैसा चीज, कैसे स्टेटमेंट गलत देगा, पता है ना मैट के हिसाब से। तो उन चीजों पे फोकस करो। अब ट्राइब का बहुत ज्यादा ये नहीं कि नहीं हर ट्राइब का याद करना है कि ये ट्राइब कौन सी स्टेट में मिलती है, नो, यू डोंट नीड दैट। ऐसे तो बहुत हजारों हजार ट्राइब्स हैं, फिर तो कोई एंड ही नहीं है चीजों का। बट सी की कैसा पेपर, कैसा क्वेश्चन बनाता है वो, है ना। एग्रीकल्चर में मतलब क्रॉप्स वगैरह का डेटा है, तो अगेन बेसिक ट्रेंड है ना, कॉटन, शुगर केन, इनसे पूछ रहा है, कॉटन, शुगर केन, जूट, राइस, यही 4 रुपए बार बार पूछ रहा है। और एक मैक्सिमम दाल, जैसे दाल का क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो इनका ट्रेंड कैसा है, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, ये रेन फेड है कि नहीं है, कौन सी स्टेट में ज्यादा होती है, बस ये कुछ चीजें याद करनी है। दैट्स इट। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट डेटा कि इसका 579 टन, ये सब नहीं याद करना है। नहीं पूछेगा, पूछेगा ही नहीं। हद से क्या पूछेगा, 50% की ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है, 90% स्टेट में होती है, ऐसे कुछ एक्सेप्शनल डेटा पूछेगा। उसको बस थोड़े से ट्रेंड को याद रख लो, दैट्स इट। ओके, द नेक्स्ट लॉट स्टूडेंट्स आर हेयर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप कि अगले 2 हफ्ते आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग 2 पर्टिकुलर वीक्स। भगवान आपको अच्छी हेल्थ दे। वापस से मेरी बातें याद रखना जो मैंने यहाँ पे बोली, सोशल मीडिया को बिल्कुल मिनिमाइज करके सिर्फ रिवीजन पे ध्यान लगाओ। ओके एवरीबॉडी, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।